चलिए दोस्तों, आ गए एक नया वीडियो लेकर जीपी क्लासेस में आपके साथ। पिछली वीडियो में हमने आपको उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये सब पढ़ाया था। थोड़ा उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वहाँ से जाके देख लें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है उत्तल लेंस, वो सॉरी अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबी हुई सतह से होता है क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की हम अपने उत्तल दर्पण की। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। ये देखिए, पहला अवतल दर्पण है, दूसरा उत्तल दर्पण है, आप देख ही पा रहे होंगे। बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दोस्तों, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं सबसे नंबर 1 पे आता है ध्रुव। ध्रुव को हम पी से डिनोट करते हैं। कैसे? इसे गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव पी कहलाता है। गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसको पी से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है दोस्तों? वक्रता केंद्र ये दे रखा है। वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है, उस गोले का केंद्र होता है जिसका गोलीय दर्पण एक भाग होता है। ठीक है दोस्तों, चित्र में सी वक्रता केंद्र है। चित्र में क्या है? सी वक्रता केंद्र है। चित्र भी आपको दिखा देते हैं। ये आपका चित्र दे रखा है, चित्र में सी वक्रता केंद्र है। ठीक है, सी यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है, जिसको आर से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। ये आपका चित्र दे रखा है, इसको बना लीजिए। चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पर दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो दोस्तों, मुख्य अक्ष में आपको बता दूं, वक्रता केंद्र सी तथा ध्रुव पी को मिलाने वाली रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। चित्र में पी सी मुख्य अक्ष है। मतलब जो पी सी है ना, वो मुख्य अक्ष है। तो चित्र में आप पी और सी देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या है? मुख्य अक्ष है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है मुख्य फोकस। तो दोस्तों, मुख्य फोकस क्या होता है, जिसको एफ से दर्शाते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं, प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं। चलिए दोस्तों, फोकस दूरी के बारे में जानते हैं। फोकस दूरी को एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से, और मुख्य फोकस को कैपिटल एफ से दर्शाते थे। तो दर्पण के ध्रुव पी तथा फोकस एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। चलिए दोस्तों, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो ये कुछ दर्पण दे रखे हैं, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये सब दे रखा है। तो ये आप देख लीजिए ज़रा। चलिए मिलते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट परिभाषा की तरफ। आपकी नेक्स्ट परिभाषा है आवर्धन। तो आवर्धन का ये तो एक फॉर्मूला होता है, m बराबर हो कैसे होता है ये भी बता देते हैं। आवर्धन का डेफिनेशन है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन। जैसा कि दे रखा है, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से। एम से दर्शा दिया है, तो आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको आई से दर्शाते हैं, वस्तु बट्टे वस्तु की ऊंचाई, जिसको ओ से दर्शाते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आता है दोस्तों? ये एम बराबर आई अपॉन ए। चलो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास निकल के आ रहा है अवतल दर्पण के प्रयोग व पहचान। तो अवतल दर्पण के प्रयोग, वस्तु के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा दूर रखने पर उल्टा बनता है, तो दर्पण अवतल कहलाता है। वस्तु के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा तथा दूर रखने पर उल्टा बनता है, तो वो दर्पण कौन सा कहलाता है? अवतल दर्पण। इसका उपयोग देख लीजिए, दाढ़ी बनाने के समय इसका प्रयोग किया जाता है। नाक कान गले की जांच करने में इसका उपयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर द्वारा। इसका तीसरा पॉइंट है उपयोग का, गाड़ी की हेडलाइट व सर्च लाइट में किया जाता है, और सोलर कुकर में किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के दोस्तों, उत्तल दर्पण। बात करते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, उत्तल दर्पण के उपयोग व पहचान। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण के उपयोग व पहचान। यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा
तथा सीधा बनता है तो दर्पण उत्तल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? उत्तल। अब इसके उपयोग देख लीजिए। उपयोग: गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे का दृश्य देखने के लिए। ठीक है। सोडियम परावर्तक लैंप में प्रकाश का अपवर्तन। अगली हेडिंग आ रही है हमारी जो निकल गई, उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन वह प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित या परिवर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आयतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसमें एक ही तल में। नंबर 2, एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइनाई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइनार का अनुपात नियत होता है। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अतः स्नेल के नियम अनुसार साइनाई बट्टे साइनार बराबर नियतांक एन। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा निकल के आ रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटने वाली घटना। तो प्रकाश के अपवर्तन से क्या क्या घटनाएं घटती हैं? देखिए, नंबर 1, द्रव्य द्रव्य असंतः असंतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। नंबर 2, सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। नंबर 3, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। आपतन कोण बढ़ने पर अपवर्तन कोण बढ़ता है। आपतन कोण बढ़ने पर क्या होता है? अपवर्तन कोण बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण सी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण सी। देखिए, ये जैसा दे रखा है, ये दे रखा है क्रांतिक कोण है। ये जो सी दे रखा है ये क्रांतिक कोण है। क्या है? क्रांतिक कोण। बात कर लें हम, ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण: नंबर 1, हीरा का चमकना। नंबर 2, रेगिस्तान में मरीचिका बनना। नंबर 3, जल में पड़ी परख नली का चमकना। नंबर 4, कांच में आई दरार का चमकना। ये हमारे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, लेंस। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा भाग है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र व एक पृष्ठ समतल होता है। सामान्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं: उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस आपके सामने ये दे रखा है, जो बीच में मोटा और साइड साइड से पतला होता है। चलिए बात करते हैं हम अगले लेंस की। ये हमारा अवतल लेंस है, जो बीच में पतला साइड में मोटा होता है। तो उत्तल लेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। वैसे तो बताई दी है हमने आपको, उत्तल लेंस बीच में मोटा साइड से पतला होता है, फिर भी दे रखा है। और उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कह देते हैं। उत्तल लेंस का मध्य भाग, बीच का भाग मोटा तथा किनारे पर पतला होता है। देखिए, उत्तल लेंस आपतित समांतर आपतित समांतर प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कह देते हैं। अवतल लेंस का मध्य भाग पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। अवतल लेंस आपतित समांतर किरणों को मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है। इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? उस गोले का केंद्र जिसका लेंस एक भाग है, वक्रता केंद्र सी कहलाता है। तथा उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से दर्शाते हैं।
लेंस के दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्या होती हैं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र सी से गुजरने वाली रेखा एक्स वाई लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रकाशिक केंद्र, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी चली जाती है, प्रकाशिक केंद्र वो कहलाती है। बात कर लेते हैं मुख्य फोकस। दोस्तों मुख्य फोकस मैंने पीछे भी बताया, फिर भी आपको दोबारा रिपीट करा देता हूँ। मुख्य फोकस एफ से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस एफ कहलाता है। क्या कहलाता है? मुख्य फोकस एफ। फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, जिसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब, ये उत्तल लेंस द्वारा बने कुछ प्रतिबिंब हैं जिनको आप देख लें और कॉपी में नोट कर लें। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर। ये अवतल लेंस से बने हैं, इनको भी देख लें। अगला हमारा टॉपिक निकल के आ रहा है लेंस की क्षमता। दोस्तों लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी से प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी जाती है या मापी गई है, तो निकल के आता है हमारे पास P बराबर 1/f। फॉर्मूला हमारे पास जो निकलेगा P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है? देखिए दोस्तों देख लेते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों के समूह में विभक्त हो जाती है। इन सातों रंगों का क्रम वी, आप देख पा रहे होंगे, VIBGYOR होता है। V मतलब वॉयलेट, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन, Y मतलब येलो, O मतलब ऑरेंज, R का मतलब रेड। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो दोस्तों कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपको मैं कराना चाहता हूँ। देखिए ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। नंबर 1, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? विक्षेपण। नंबर 2, मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है पीत बिंदु पर। नंबर 3, निम्नलिखित में से क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या प्रयोग होता है? तो दोस्तों बताइए, आप बता सकते हैं क्या? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या अवतल दर्पण या और कुछ? तो उत्तल लेंस। बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा अदीप्त पिंड है? तो अदीप्त पिंड हमारा होगा चंद्रमा। क्या होगा? चंद्रमा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वस्तुएं जो प्रकाश के कुछ भाग को अपने से होकर जाने देती हैं वो कहलाती हैं पारभासी। क्या कहलाती हैं? पारभासी। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तब परावर्तन कोण कितना बनता है? तो 0 डिग्री। कितना? क्वेश्चन है हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। कैसा होता है दोस्तों? आभासी। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पर बनाता है? रेटिना पर। नंबर 2, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका पहला ही सही ऑप्शन, आभासी, सीधा और छोटा। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है? तो कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है? तो वो है प्रकाश की आवृत्ति। क्वेश्चन अगला है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक तथा वस्तु के बराबर। वास्तविक तथा वस्तु के बराबर। क्वेश्चन नेक्स्ट निकल के आ रहा है हमारा, किस रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है? तो वो होता है बैंगनी। अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, उत्तल लेंस के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है
तो वक्रता केंद्र पर। हाँ दोस्तों, वक्रता केंद्र पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस घटना के कारण पानी के बर्तन में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है? तो अपवर्तन के कारण। पीछे पढ़ाया था, बताया भी है। किसी समतल दर्पण पर किसी समतल दर्पण पर आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच 80 डिग्री का कोण बनता है। समतल दर्पण पर आयतन कोण का मान बताइए। तो समतल दर्पण पर आयतन कोण 40 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा? 40 डिग्री। चलिए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है। सोलर कुकर में प्रयुक्त दर्पण। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। पीछे बता चुका हूँ मैं। उपयोग में अवतल दर्पण के उपयोग में बताया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तल लेंस के सामने 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होगा। कैसा होगा दोस्तों? बताइए। तो चलिए हम बताते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। वास्तविक उल्टा बराबर, या फिर आभासी सीधा बड़ा, या फिर वास्तविक उल्टा बड़ा, या वास्तविक उल्टा छोटा। कोई बता सकता है? तो इसका आंसर होगा वास्तविक उल्टा बराबर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब दोस्तों क्या होता है? विचलित नहीं होती, अभिलंब की दिशा में जाती है। बताइए दोस्तों। अभिलंब की ओर मुड़ती है। ये ऑप्शन सही होगा हमारा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मायोपिया में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो मायोपिया में अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होगा। अगर वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक और छोटा होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है। इंद्रधनुष के 7 रंगों के बीच की पट्टी का रंग होता है हरा। अगला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में होते हैं उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा निकल के आ रहा है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में प्रयुक्त लेंस प्रकाश किरणों को करता है अपसारित। क्या करता है? अपसारित। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? अपवर्तन के कारण। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ आँख से किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अदीप्त वस्तु का उदाहरण है दर्पण। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पिछली वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से इसकी पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें और तैयारी करें।